हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और बच्चों कैसे हैं आप? तो आपके पेपर ख़त्म हो गए होंगे अब। तो बच्चों प्रीवियस जो हमने वीडियो लास्ट जो वीडियो देखा था हमने, वो कहाँ पे थे हम? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 5। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 है। सबसे पहले क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले जो लॉ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा लॉ है आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और जो पांचवा लॉ है आपका वो है डॉल्टन्स लॉ। ठीक है, सॉरी डॉल्टन्स, गैलुसैक लॉ। तो पहला हो गया आपका, पहला लॉ क्या होगा आपका? मास का हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा हो गया आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा हो गया आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा हो गया आपका रेसिप्रोकल। और पांचवा हो गया आपका गैलुसैक लॉ। तो फर्स्ट वाला जो लॉ था वो हमने कर लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अगर कोई कंपाउंड बाई मास और बाई रेशो अगर कंबाइन हो रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बाई मास और बाई रेशो वो भी क्या होगा? सेम होगा। सपोज जैसे हम मान के चलें कि H2 + O2 गिव्स H2O। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा? वाटर बन रहा। अब अगर हम बाई मास देखें, देखो हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। 1 × 2 यानी 2। तो अब यहाँ पे हम ये मान के चले बाई मास हम ले लें तो 2 ग्राम हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। एक हमारे पास ऑक्सीजन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास 16। ठीक है, तो अब टोटल जो मास है हमारे पास वो कितना हो गया? 2 + 16 दैट इज़ 18 ग्राम। 2 गिव्स H2O। अब H2O का अगर हम मास देखें तो कितना हो जाएगा? 2 + 16 दैट इज़ 18। तो दोनों का मास इक्वल हो रहा है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दूसरा है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है क्या? ये जो लॉ दिया था ये 1779 में जोसेफ प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था। और जोसेफ प्राउस्ट ने क्या कहा? जोसेफ प्राउस्ट ने ये कहा कि अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बना, ठीक है, कोई अगर एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर रहा? फिक्स होकर कंपाउंड बना रहा, ठीक है, तो उस कंपाउंड को चाहे हम किसी भी तरह से बना लें, चाहे हम उसको आर्टिफिशियल बनाएं, चाहे वो हमारे पास नेचुरल अकरिंग हो, उन दोनों कंडीशन में उसका जो मास का जो रेशियो होगा, यानी वो जो उसका जो मास % होगा वो क्या होगा? दोनों कंडीशन में सेम होगा। कैसे? इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अ गिवन कंपाउंड बाय वेट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अ गिवन कंपाउंड, एक सपोज हमारे पास एक कोई कंपाउंड है और वो जो कंपाउंड है कि वो हमने क्या ले रखा? बाय मास ले रखा। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज contain exactly the same proportion of weight, same proportion of element by weight।
ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ये हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट। अब इसका मतलब जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड गिवन है, कोई गिवन कंपाउंड है, ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, यानी कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड हमें चाहे नेचुरली अकरिंग है या हम उसे क्या करें लेबोरेटरी में प्रिपेयर करें, यानी वो मैन मेड है, वहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो अपने वेट के एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि उसका जो मास होगा चाहे वो नेचुरल है चाहे वो मैन मेड है, उन दोनों कंडीशन में अगर हम उसका मास देखें उस पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो दोनों जगह सेम होगा। ठीक है, कैसे? जैसे हम ये मान के चल लेते हैं, जैसे हमारे पास सपोज वाटर है H2, ठीक है, ये क्या है H2 वाटर है। अब इस वाटर को आप चाहे कहीं से भी ले लो, कहीं से भी का मतलब क्या है, चाहे आप उसको इंडिया से ले लो, चाहे आप उसको रसिया से ले लो, चाहे आप उसको इंग्लैंड से ले लो, चाहे अमेरिका से ले लो, चाहे आप उसको चांद से ले लो, ठीक है। आप चाहे रिवर वाटर ले लो, चाहे आप टेप वाटर ले लो, चाहे आप सी वाटर ले लो, कोई सा भी वाटर ले लो या किसी भी जगह से ले लो, या आप इवन अर्थ के अलावा आप अर्थ से मार्स में चले जाओ या आप मून में चले जाओ, कहीं से भी अगर आप वाटर लेते हैं तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा प्रोपोर्शन होगा, यानी रेशो होगा, या बाय मास जो उनका वेट होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा सेम होगा, यानी यहाँ पे इनका जो रेशो होगा वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम होगा। अब देखो जैसे H2 + O2 gives H2O, ठीक है। वाटर कहीं से भी ले लो, चाहे आप यहाँ से लो, चाहे आप दिल्ली से ले लो, चाहे बॉम्बे से ले लो, अमेरिका से ले लो, इंग्लैंड से ले लो, कहीं से भी ले लो वाटर। आप अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देखें या इवन आप मार्स से ले लो या मून से ले लो, हाइड्रोजन का अगर आप रेशो देखा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, रेशो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, क्या रेशो आया इसमें 2:16 बाय वेट, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, क्या रेशो आया 1:8, यानी आप वाटर को कहीं से भी ले लें वहाँ पे जो रेशो होगा वो क्या होगा 1:8 का होगा, यानी वाटर उसी कंडीशन में बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 हो, तभी जाके क्या बनेगा वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं से भी कलेक्ट कर लो वाटर को, वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है इसके एलिमेंट है और H2O क्या है कंपाउंड है। तो किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट का रेशो होता है वो चाहे मैन मेड हो चाहे नेचुरली अकरिंग हो, दोनों में क्या होता है जो रेशो होता है वो सेम होता है। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है आपका 1:8, तो यानी 1:8 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तभी जाके वाटर हमें क्या होगा मिलेगा या वाटर बनेगा। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इस गिवन कंपाउंड में देखो द गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। अगर हम इसको बाय वेट ले लें कि 1 ग्राम अगर हम इसका मास ले 1 × 2 ग्राम, हाइड्रोजन का मास हो गया 16 ग्राम, ऑक्सीजन का हो गया, तो 1 ग्राम 8 ग्राम, क्या है रेशो 1:8 का ही आ रहा ना। अगर हम ग्राम में ले लें, सिंपल रेशो ले लें तब भी 1:8 आ। तो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं तभी जाके क्या बनता है कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है। यानी कि जो आपके पास कंपाउंड है उस कंपाउंड के जो एलिमेंट है इनका जो
इनका जो रेशियो होगा या इनका जो बाय वेट, जो मास बाय वेट या बाय मास जो इनका प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, चाहे आप उनको नेचुरली अकरिंग करें या मैनमेड अकरिंग करें। तो ये आपका हो गया नेचुरली। अगर वाटर को अगर आप नेचुरली ले रहे हैं या वाटर को आप अगर लेबोरेटरी में प्रिपेयर करें तो वहाँ पे जो रेशियो होगा वो एग्जैक्टली 1:8 ही आपका आएगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि आप चाहे किसी भी एलिमेंट को या किसी भी कंपाउंड को चाहे आप नेचुरली अकरिंग करें या मैन मेड करें, वहाँ पे जो एलिमेंट होंगे उनका एक फिक्स रेशियो होगा। ये कहा, ये है डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और इस चीज़ को किसने कहा, जोसेफ पास्कल। तो इसने इस चीज़ को कैसे प्रूव किया था, इसने इसको ऐसे प्रूव किया था, इसने क्यूप्रस ऑक्साइड का एक सैंपल लिया था। क्यूप्रस ऑक्साइड होता है आपका Cu2O। इसने क्या किया, नेचुरली अकरिंग लिया, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड जो हमें नेचर में मिला, एक टुकड़ा उसने उसका लिया और एक टुकड़ा इसने Cu2O कौन सा लिया, जो क्या था, मैनमेड था। ये क्या था, नेचुरली, और ये क्या था, मैनमेड। जब इसने इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाला कॉपर का और ऑक्सीजन का, तो CuO इन दोनों सैंपल में जो कॉपर थी, जो कॉपर का परसेंटेज था वो कितना था, 79.8%। इसमें इस वाले में भी और इस वाले में भी, यानी नेचुरल वाले में भी और मैन मेड वाले में भी जो कॉपर का परसेंट था वो कितना था, 79.8%। और जो ऑक्सीजन का परसेंट था वो कितना था, 21%। तो ये देखो, ये नेचुरली अकरिंग था, ये मैनमेड था। तो जब उसने दोनों में कॉपर का परसेंटेज देखा दोनों सैंपल में, तो दोनों सैंपल में कॉपर का परसेंट सेम था, एग्जैक्टली सेम था, 79.8%। दोनों का सैंपल, दोनों में कॉपर 79.8%। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कोई भी कंपाउंड चाहे कैसे भी बने, उसमें जो एलिमेंट का कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, सेम रेशियो में होगा, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो। ठीक है बच्चों, अब इसको हम समझते हैं क्वेश्चन से। डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम समझते हैं एक क्वेश्चन से। एक प्रॉब्लम करते हैं इसमें, सैम्पल प्रॉब्लम। और ये सैम्पल प्रॉब्लम है आपकी, एक क्वेश्चन दे रखा आपको, कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो इन मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड was prepared by following method. Copper oxide was prepared by following method। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या लिया गया, इन वन केस 1.75 ग्राम ऑफ मेटल। फर्स्ट केस में, यह आपका फर्स्ट केस में क्या लिया गया, 1.75 ग्राम ऑफ मेटल। 1.75 ग्राम ऑफ मेटल। तो मेटल क्या होगी, क्यूप्रस और कॉपर ऑक्साइड है, तो मेटल क्या होगी इसमें, कॉपर। 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर किसके साथ रिएक्ट की गई, कॉपर डिजोल्व किया गया किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। डिजोल्व इन नाइट्रिक एसिड, डिजोल्व इन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, HNO3 क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और ये देता है आपको एंड गिव्स, इसके बाद इसको इग्नाइट किया गया, डिजोल्व, इग्नाइट नहीं लिख रहा मैं, तो 1.75 ग्राम कॉपर डिजोल्व इन HNO3 एंड देन इग्नाइट। इग्नाइट करने के बाद जब
इसको इग्नाइट किया जाता है तभी ये रिएक्शन होती है। और तब ये देता है हमें एंड गिव्स, हमें देता है 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड गिव्स 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये हमें दे रहा है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस है इसमें, इन सेकंड केस 1.14 ग्राम ऑफ मेटल डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, सेकंड केस, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में क्या हुआ कि इन सेकंड केस 1.14 ग्राम ऑफ मेटल, 1.14 ग्राम ऑफ मेटल, मेटल क्या होगी वही सेम Cu, डिजॉल्व, ये भी क्या की गई इन HNO3, देन इग्नाइट एंड गिव्स, ये देती है आपको कितना, एंड गिव्स dissolved in nitric acid was precipitate as copper hydroxide by adding caustic alkali solution. The precipitate copper hydroxide after washing, drying and heating yield 1.43 gram of copper oxide and gives 1.43 gram of copper oxide. अच्छा, इसमें एक चीज़ और करी इसने, 1.14 ग्राम ऑफ मेटल डिजॉल्व इन HNO3 एंड इसको फिर इसने क्या किया, एंड dissolved in nitric acid were precipitated as copper hydroxide and gives, ये क्या दे रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्या दे रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब देख लो, हाँ यहाँ पे तो डायरेक्ट रिएक्शन हो गई थी, 1.7 ग्राम कॉपर से हमें मिला था 2.19 ग्राम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड मिला, अब इस कॉपर हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, एंड एडिंग कास्टिक एल्कली एज कॉपर हाइड्रोक्साइड बाय एडिंग क्या ऐड किया ऐसे, NaOH, कास्टिक सोडा NaOH। जब इसने NaOH ऐड किया तो हमें क्या मिला, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिला। ठीक है, इसके बाद आफ्टर वॉशिंग, ड्राइंग एंड हीटिंग, आफ्टर वॉशिंग, ड्राइंग देन हीटिंग, इट गिव्स, अब दे रहा है हमें कितने ग्राम, ये दे रहा हमें 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO। अब देखो भाई, पहले केस में देखो, पहले केस में क्या था, कॉपर ऑक्साइड जो 1.75 ग्राम कॉपर है, इसको डिजोल्व कर रहे हैं हम HNO3 में, उसके बाद इसको इग्नाइट कर रहे हैं, और इग्नाइट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमें मिला पहले केस में। दूसरे केस में क्या है कि 1.14 ग्राम कॉपर डिजोल्व किया गया HNO3 में, और जब हम इसमें NaOH ऐड करते हैं तो ये हमें देता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, तो हाइड्रोक्साइड में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, हमें क्या मिल जाता है, कॉपर ऑक्साइड, कितने, 1.43 ग्राम। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है या नहीं करता। यानी हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारे पास मेटल है, मेटल कौन सा हमारे पास, कॉपर, इस कॉपर का दोनों कंडीशन में, यानी दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या सेम रेशियो है या नहीं। क्यों, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन में जो हमें कंपाउंड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। अब कंडीशन दोनों में डिफरेंट है, डिफरेंट कंडीशन में हमने क्या बना रखा, कॉपर ऑक्साइड बना रखा है, यानी अलग अलग एक्सपेरिमेंट में हमने अलग अलग
मेथड से क्या बना रखा, क्यूटर्स कॉपर ऑक्साइड बना रखा। पहले में हमने क्या किया, HNO3 से बनाया, और दूसरे में हमने क्या किया कि मेटल डाली, कॉपर मेटल डाली, HNO3 डाला, उसमें NaOH डाला, फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड मिला, कॉपर हाइड्रोक्साइड को फिर हीट किया और उससे हमें कॉपर ऑक्साइड मिला। तो दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। अब इन दोनों प्रोसेस में हमें देखना है कि जो हमारे पास कंपोनेंट है कॉपर ऑक्साइड के, कॉपर ऑक्साइड के कंपोनेंट क्या है, एक कॉपर है, ऑक्सीजन है, क्या इन दोनों का परसेंट, यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन का जो परसेंट है इन दोनों मेथड में, क्या दोनों का परसेंटेज सेम है, यानी कॉपर और ऑक्सीजन का दोनों प्रोसेस में सेम परसेंटेज है जब हम कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो कैसे देखेंगे हम, अब इसको देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कॉपर है हमारे पास, सबसे पहले हम कॉपर का परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो कॉपर का परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो यहाँ पे देखो 2.19 ग्राम CuO किससे मिलती है हमें, 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर से, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 2.19 ग्राम ऑफ CuO कंटेन बाय, कितने से मिल रही है हमें, 1.7 ग्राम ऑफ 1.75 ग्राम ऑफ Cu, कितने 1.75 ग्राम Cu को जब हम HNO3 के साथ हीट कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। तो अब हमें क्या देखना है, हमें केवल कॉपर देखना है, ठीक है। तो 1.29 ग्राम ऑफ CuO कंटेन बाय 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितने से हमें मिलेगी, 100 ग्राम ऑफ CuO कंटेन बाय कितने से मिलेगी हमें, 1.75 अपॉन 2.19, पहले 1 ग्राम का करेंगे तो 1 ग्राम CuO कंटेन 1.75 अपॉन 2.19, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, 100 कितने से मिलेगी, 1.75 अपॉन 2.19 कर दे। यहाँ से देखो पॉइंट हटा लो, यहाँ से पॉइंट हटा लो, ये पॉइंट है, ध्यान रखना, इसको दिखेगा नहीं तो इसको थोड़ा सा और लिखना। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आपको डिवीजन करना तो आता ही, 219, यहाँ से पॉइंट हट गया, यहाँ से पॉइंट हट गया, 17500, डिवाइड करो इसे, 2 6 जा 2 7 जा, कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 8 जा हो जाएगा, डिवाइड 8 जा नहीं हो पाएगा, 7 जा, 7 1 7 और 6 13, 7 14 15, 7 7 13 7 7 1 2 कितना 0, कितने जा 9 जा, 85 9 9 17 9 0 कितना जा 9 जा, कितना आ रहा है 79.9, दैट इज 79.9 ग्राम। तो कॉपर कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या हो गया आपका, कितना हो गया 79.9, ठीक है
79.9, यानी ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ Cu 79.9। अब सेकंड केस में, इन केस सेकंड केस में क्या है, 1.14 ग्राम ऑफ बैटर कितना दे रही है, 1.43 ग्राम, 1.43 ग्राम ऑफ CuO कंटेन कितने ग्राम, 1.14 ग्राम ऑफ Cu, तो 100 ग्राम कितना हो जाएगा, 100 ग्राम Cu कंटेन 1.14 अपॉन 1.43 इंटू 100। डायरेक्ट इसको तो परसेंटेज में फाइंड कर सकते हो कि मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा, या तुम इसको ऐसे कर लो, पॉइंट हट जाए 114 अपॉन 143 इंटू 100, डिवाइड कर लो इसे, 143 114, 2 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पे, 7 जा 21 7 28 30 7 7 और 3 10 9 3 1 0 9, कितना आ रहा है अभी 79.9, डिवाइड कर दिया आपने। अब देखो तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ Cu पर 100 ग्राम कितना हो रहा, 79.9 ग्राम। अभी देखो यहाँ पे भी 79.9 है, यहाँ पे भी क्या है 79, दोनों में सेम अमाउंट है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि क्यूप्रस जो कॉपर ऑक्साइड है इसको हम चाहे किसी भी मेथड से बनाएं, किसी भी रिएक्शन से बनाएं, किसी भी तरीके से हम इसे बनाएं, इसमें जो कॉपर का अमाउंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कॉपर का जो परसेंट होगा इस पूरे प्रोसेस में सेम परसेंट होगा। आई बात समझ में। तो ये है इसका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा बाय मास। क्लियर। तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप इनको ऐसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका इसका ये भी है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे जैसे कॉपर का मास हमने फाइंड किया था, तो जो भी आपके पास मेटल होगी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, गिवन मास ऑफ मेटल, जो भी मेटल आपको गिवन होगी अपॉन गिवन मास ऑफ, जैसे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है तो जो भी मेटल का ऑक्साइड होगा, क्लोराइड होगा, जो भी होगा, गिवन मास ऑफ, यहाँ पे ऑक्साइड है तो मैं मेटल ऑक्साइड लिखा इंटू 100, ये परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो अगर आप इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज में कितना मास था आपको गिवन, जैसे इसी का देख लें 1.43 और कितने ग्राम थी आपको गिवन यहाँ पे 1.43 मास 1.43 ग्राम था आपका CuO, और इससे क्या कितना मिल रहा था 1.43 से 1.14, तो गिवन मास ऑफ मेटल 1.14 ही था, हाँ 1. करेक्ट था 1.14। अब मास ऑफ मेटल CuO क्या है, मेटल ऑक्साइड, मेटल क्या हो गया आपकी Cu, कॉपर 1.14 ग्राम, और मेटल ऑक्साइड कितना है 1.43 इंटू 100। अब अगर आपको परसेंटेज अमाउंट में लेने, परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, कितना आएगा 79.9%। ऐसे सेम अगर फर्स्ट वाले का आप देख रहे हैं, सेकंड केस का था, फर्स्ट वाले केस में क्या था कि 1.75 ग्राम आपको कॉपर दे रखी थी और 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, तो 1.75 ग्राम 1.75 ग्राम क्या था आपके पास कॉपर, और 2.19 ग्राम क्या था आपके पास कॉपर ऑक्साइड इंटू 100। और अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना आ रहा था 79.9, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सी।
तो दोनों में सेम आ गए। तो परसेंटेज में निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन गिवन मास ऑफ मेटल अपॉन गिवन मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इंटू 100। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या जो मैंने पहले वाला मेथड बताया उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करें। चाहे आप परसेंटेज में निकालना चाहो तो इस तरीके से निकाल लो, बाय मास आप निकालना चाहो तो आप उस वाले मेथड से, जो पहला मेथड हमने लगाया उससे आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे, इस पर क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हें। जहाँ आप लोगों को कोई डाउट कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे पूछ लेंगे। ठीक, ओके ओके देन।